सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदी न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में जनरली ना स्टेट्स का पेज छोड़ देते हो, तो आज मत छोड़ना क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गहलोत साहब एक बिल लेके आए हैं जिसमें वो मिनिमम इनकम का गारंटी दे रहे हैं। गारंटी तो बहुत दिया इन्होंने पहले भी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। मनरेगा का एक्सटेंडेड वर्जन मान लो, ये बेसिकली वो रूरल हो गया और ये अर्बन पार्ट है इसका। दूसरा है जॉब एंड करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन जो है 3% उसके रिगार्डिंग ये है, और जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड का एक ऑप्शन। तो आर्टिकल 16 इंदिरा साहनी और इन सबको एक बार कवर करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि रिजर्वेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट इज अबाउट द फैक्चुअल डेटा कि इंडिया 80th रैंक पे आ गया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। इसके बाद इंडिया 57 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस हो जाएगा। तो ये है विश्व गुरु। उसके बाद है व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम द नेटो समिट। तो नेटो समिट कहाँ हुआ, नेटो के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे बस। वाई आर हॉलीवुड राइटर्स ऑन द स्ट्राइक, तो ये हम पहले भी कर चुके थे, आज भी एक बार देख लेंगे कि भाई क्यों स्ट्राइक पे है हॉलीवुड के राइटर्स। कांग्रेस ब्रिंग्स द बिल ऑन प्रॉमिसिंग द मिनिमम इनकम इन राजस्थान। देखो इससे पहले भी कांग्रेस और मध्य प्रदेश ने भी किया था कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं। ये दो तरह से बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहे हैं ये, एक अर्बन और एक रूरल। तो रूरल के लिए तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम कॉल मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बेसिकली 2005 में आया, और उसके बाद से ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के सामने आया एंड अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द रूलिंग पार्टी कि वो इसको हटा भी नहीं सकते चाह के भी, बिकॉज समवेयर इट गारंटीज अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क टू द लेफ्ट आउट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसमें बात करें तो इसमें 25 डेज का एडिशनल वर्क दिया जाएगा रूरल हाउस होल्ड में। 100 दिन का होता है मनरेगा में, तो 125 हो जाएगा। टोटल ऑफ 125 डेज ऑफ गारंटीड। अच्छा, ये मनरेगा का टाइम लिमिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने अप्लाई किया और कितने दिन के अंदर आपको जॉब मिलना है, दैट इज द 15 डेज। तो 15 डेज का ये टाइम भी याद रखना। जनरली एग्जाम्पल में वो ऑप्शंस में ये डाल दिया जाता है कि टाइम लिमिट फॉर दी मनरेगा में रजिस्टर करने के बाद कितने टाइम लिमिट के आदमी आपको अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगा जॉब। ऑप्शन में 100 भी रहेगा, और टू बी ऑनेस्ट 60 से 70% लोग 100 मार के चले आएंगे, क्योंकि वो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है और अंडर प्रेशर फिर ये दिमाग काम नहीं करता। वो 15 दिन वाला पूछ रहा है, ये दोबारा क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। तो क्वेश्चन प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर गलती होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। एवरी पर्सन फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ ओल्ड एज, स्पेशली एबल्ड, विडो एंड सिंगल वुमेन, इनकी एलिजिबिलिटी याद रखनी है थोड़ी सी कि कौन कौन है। तो ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज जो है, सिंगल वीमेन है, डिसेबल्ड है और विडोज है, उनको इसके अंदर डाला गया है। इसमें पेंशन की भी बात की जा रही है कि पेंशन जो दिया जाएगा वो पेंशन 15% से एनुअली इंक्रीज करेगा। मान लो अगर पेंशन 100 रुपया है इस साल, तो अगले साल 115 रुपया हो जाएगा। तो ये बस ये वाला बात थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि बोथ 1 and 2, 3 वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें बिल में ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक अगर आपको लिंक करना हो तो आप लिंक कर सकते हो मिनिमम वेजेस एक्ट। अगर क्लैट को आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन देना हो तो वो यहां पर जा सकता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट की कोई पर्टिकुलर लेबर है, मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मिनिमम वेज मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है, एंड अ होलसम सिनेरियो बनेगा आपके सामने। उसके बाद 5 क्वेश्चन कि पर्टिकुलर स्टेट है वो ऐसा लॉ लेके आ रहा है, ये चीज वो चीज XYZ इसमें बातें कर सकता है। तो प्लीज रेफर एन आर्टिकल ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस। इफ एनी क्वेश्चन ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड फैक्ट क्वेश्चन कम्स, यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो ये थोड़ा सा याद रखना। चलिए आगे आते हैं। राजस्थान मिनिमम गारंटी बिल 2023 क्या बोलता है? 125। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसमें मिनिमम पेंशन 1000 है जो कि हर साल इंक्रीज करेगा। अभी देखते हैं, आगे भी लिखा है 3 ब्रॉड कैटेगरीज। देखो 15% बताया था ना, 15% के रेट से वो इंक्रीज करेगा पेंशन, यानी हर साल 150 रुपया वो बढ़ेगा, 1150 हो जाएगा। दैट इज समथिंग गुड, ये अच्छी है बात, क्योंकि अगर आपको इस साल 1000 मिल रहा है, ये कम है, जो कि बहुत कम है 1000। अगर एक परिवार में ऐसे 3 ही लोग काम करने वाले तो 3000 रुपया मिला, ठीक है। अब वो 3000 अगले साल 15% से बढ़ेगा, यानी अगर ओवरऑल देखे तो 450 रुपये बढ़ेगा पूरी फैमिली पे। 450 इज अ वेरी लिटिल अमाउंट स्टिल, बट हाँ ये सर्वाइवल के लिए दिया जा रहा है कि सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना है।
बिल के 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम, मिनिमम वेजेस एक्ट, राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, राइट टू गारंटी एम्प्लॉयमेंट ही मनरेगा प्रोवाइड करता है, एंड राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन, पेंशन एम्प्लॉयमेंट एंड पैसा, ये 3 बात याद रखना। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लास्ट में बुजुर्ग हो गए तो पेंशन भी मिलेगा। तो ये चीज है, तो ये 3 फेजेस ऑफ लाइफ है बेसिकली, ऐसे समझ सकते हो। गवर्नमेंट एंटिसिपेट्स एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 2500 करोड़ पर ईयर फॉर दिस स्कीम विच में इंक्रीज विद टाइम। ऑब्वियसली अगर आप 15% से हर साल बढ़ाओगे तो यू हैव टू इंक्रीज, लेकिन बात ये है कि ये कब तक सस्टेन करेगा, क्या ये मनरेगा क्या जितना सस्टेन कर सकता है। मनरेगा भी 100 दिन का रोजगार के बारे में बात करता है, मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करता है, 700-800 रुपए मिलते हैं मनरेगा में पर डे। बट मनरेगा में प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं लंबे टाइम तक के लिए, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का एक और स्कीम आया था न्याय, जो आज तक अप्लाई नहीं हो पाया। चलिए, अंडरस्टैंडिंग 3 ब्रॉड कैटेगरीज, तो मिनिमम गारंटीड इनकम की 125 डेज का, उसके बाद मनरेगा रूरल एरियाज और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर अर्बन एरियाज में दिया जाएगा। उसके बाद इस बजट में सीएम साहब ने ये भी कहा है कि 100 से 125 दिन करेंगे, मनरेगा का 100 दिन होता है उसमें 25 दिन ऐड, और मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, बस कुछ कुछ उसमें कैटेगरीज है, उसमें आपको आना पड़ेगा, डेट इज एनफ। एंड प्रोग्राम ऑफिसर होगा, रेडियस 5 किलोमीटर के अंदर आपको जॉब मिलेगा। प्रोग्राम ऑफिसर फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद 15 days, the application shall be entitled to an unemployment allowance on a weekly basis and in any case not later than a fortnight, मतलब 15 दिन। ठीक है, 15 दिन के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो उसके बाद एक वीकली अलाउंस देना पड़ेगा, और फोर्टनाइटली 15 दिन मैक्स से मैक्स देना पड़ेगा, उसके आगे नहीं। मतलब अलाउंस का देना 15 मैक्सिमम और 7 मिनिमम दिन तक आपको अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ India's rank on the Henley Passports Index is 80th, is a global ranking of countries according to the travel freedom of their countries citizens basically। 2006 में स्टार्ट हुआ Henley Passport Index by Restrictions Index, और it is a ranking of all the world's passport, and I guess कि सिंगापुर टॉप 199 different passports and 226 different travel destinations पे इंडेक्स किया गया है इसको। वीजा फ्री स्कोर्स आए इसके। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसके कोलैबोरेशन में काम किया, देखेंगे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट है क्या एग्जैक्टली एसोसिएशन। सिंगापुर 192 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। जर्मनी, इटली, स्पेन ने सेकंड पोजीशन मिला। जापान ऑक्युपाइड द टॉप पोजीशन फॉर 5 years, इस बार थर्ड पोजीशन पे है। अलोंगसाइड जापान टू द थर्ड पोजीशन ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्स, साउथ कोरिया एंड स्वीडन, ये भी इसके बाद है। इंडिया 80th रैंक पे है, लास्ट ईयर 87 था। इंडिया सिटीजन कैन नाउ वीजा फ्री एक्सेस टू द 57 डेस्टिनेशन, और ये 57 डेस्टिनेशन जहाँ से साउथ ईस्ट एशियन, कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्री होते हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं, ऐसे ही है, लेकिन मेजर कंट्रीज में वीजा फ्री नहीं है। 2014 इंडिया रैंक 76, 52 कंट्रीज अलाउइंग इंडिया, 76 रैंक, उसके बाद गिरी है रैंकिंग, यानी ठीक है, उसके बाद रैंकिंग गिरी है, 76 से 87 गए, अब 87 से 80 आ रहे हैं, थोड़ा सोचने की बात है। 88 इन 2015, 85 इन 16, 17, ऐसे रैंक्स आपके चेंज होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये 1945 में फाउंड किया गया, बेसिकली इधर लिखा हुआ है, एंड ऑब्जेक्टिव है एयरलाइंस को फॉर्मुलेट करना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। अ जॉब एंड करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। देखो ये तो पढ़ते रहना, अपना जो आपका एडिटोरियल आया है कि 995 उसमें आपको पीडब्ल्यूडी एक्ट 3% रिजर्वेशन, आर्टिकल 16 का जानना हमारा जरूरी है। आर्टिकल 16 हमारा बेसिकली ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन लाएगी ताकि वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, हमारा प्रीएम्बल भी जब आप पढ़ोगे तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें हमें देखेंगे अगर, तो हमारा 16 जो है वो किस किस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए बोलता है। 15 बोलता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5। 16 बोलता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम, थोड़ा ये याद रखना। उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे केस के हिसाब से। 1992 की बात है, मंडल कमीशन केस, यानी इंदिरा साहनी का केस आया, जिसमें मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन जो कि था ये कि भाई 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। इंदिरा साहनी के जजमेंट ने इसको ओके कर दिया कि हाँ 27% रिजर्वेशन इज गुड टू गो, लेकिन इंदिरा साहनी के जजमेंट ने एक कैप लगा दिया, और वो कैप था 50% का। कहा कि साहब आप कुछ भी करके रिजर्वेशन बढ़ाइए,
इस 50% को आप बाईपास नहीं करेंगे या ओवररूल नहीं कर सकते। लेकिन जजमेंट तो ओवररूल हो सकता है ना। इंदिरा साहनी का जजमेंट 9 जज बेंच की जजमेंट थी और अभी तक की सबसे बड़ी जजमेंट थी केशवानंदा भारती जो कि 13 जज बेंच थी और इंदिरा साहनी वाज अ 9 जज बेंच। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। तो इंदिरा साहनी ने सिंपली ये कह दिया कि भाई साहब देखिए कि हम कह रहे हैं कि 27% रिजर्वेशन ओके है, लेकिन एक बात याद रखिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन हम नहीं अलाउ करेंगे। दो तरह का रिजर्वेशन हो सकता है, एक अपॉइंटमेंट एक प्रमोशन। अपॉइंटमेंट तो इन्होंने ओके कर दिया, लेकिन प्रमोशन की रिजर्वेशन की बात इन्होंने मना कर दी कहने से कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या हो तो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके बहुत लोग इसके खिलाफ भी, इवन आई एम अगेंस्ट इट, बट मेरे और आपके अगेंस्ट होने से नहीं होता है बात यहाँ होती है पॉलिसी मैटर एंड डेटास के ऊपर। तो ये तो इंदिरा साहनी का जजमेंट। इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो बोला गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इस चीज को लेजिस्लेचर्स ने काटा 1995 में बाय 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि आर्टिकल 16(4)A इंट्रोड्यूस किया बाय 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, allowed states to provide reservation to SC/ST in matter of promotion as long as the state believed that the SC/ST is not adequately represented. State reservation देगा in promotion also as of Article 16(4)A introduced by 77th Amendment 1995, only when the scenario is that the particular community of SC/ST is not being adequately represented in that very particular branch या in that very particular place. अगर कोई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वहां पर भले ही ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। अगली बात, 2000 में एक और आया कैरी फॉरवर्ड रूल, 81st अमेंडमेंट। कैरी फॉरवर्ड रूल है क्या एग्जैक्टली? देखो, 2 अमेंडमेंट्स वर बॉट इन 2000। द फर्स्ट वाज 81st अमेंडमेंट। दो 81st अमेंडमेंट, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 16(4)B which allowed reservation in promotion to breach the 50% ceiling set on a regular reservation. The amendment allowed the state to carry forward unfilled vacancies from previous year. This came to be known as the carry forward rule. इसमें ये कहा गया, अगर मान लो इस साल अगर मान लो 100 वैकेंसी भरनी थी वो नहीं भर पाई तो आप अगले साल उसको चला जाओ, यानी 50% को ब्रीच किया पहली बार। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल। अच्छा आगे देखते हैं 16(4)A 2001 कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होता है कि लेट सपोज कोई एक पर्सन है, वो लेवल 3 के जॉब पे है, ए जो है वो लेवल 3 के जॉब पे है, ठीक है, ए लेवल 3 के जॉब पे है, बी जो है वो लेवल 4 के जॉब पे है। ये रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और ये अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है। इसको रिजर्वेशन इन प्रमोशन का हेल्प लेकर कि ये लेवल 2 पे चला, ये लेवल 3 पे चला जाता है, ठीक है, या लेवल 2 कह लेते हैं, चलिए लेवल 2 पे चला गया। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम से तो ये था ना, तो सीनियोरिटी इसको मिलेगी, L3 को मिलनी चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन प्रमोशन में ये 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेजिस्लेशन कहा कि नहीं, सीनियोरिटी नए वालों को मिलेगी। The Parliament amended 64 and introduced the principle of consequential. Subsequently, was amended such that in matters of promotion to any class became in matters of promotion with the consequential seniority also. सीनियोरिटी भी दी जाएगी उन्हें सबसे ज्यादा। इस पर्टिकुलर चीज को एम नागराज के जजमेंट में काट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने आगे ये बात बोला कि आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो कैटेगरी बैकवर्ड है या नहीं है, पहली बात। दूसरी, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रिजर्वेशन के नाम पे कुछ भी करिएगा। लास्ट केस था जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इस केस में क्रीमी लेयर की बात की गई कि भाई कभी कभार ना SC/ST कैटेगरी का बेनिफिट वो भी ले लेते जो क्रीमी लेयर से ऊपर है, उनको नहीं दिया जाएगा ये बेनिफिट, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, एक रिसेंट केस है 10% EWS का, 10% रिजर्वेशन आपको याद होगा EWS, ठीक है। इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ कि 10% रिजर्वेशन को अलाउ किया गया। तो जो इंदिरा साहनी में बोला गया था कि 50% रिजर्वेशन, उसको ये ब्रीच कर रहा है, 60% हो गया। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बाईपास किया है, ओवर रूल नहीं किया। अभी भी ये बड़े बेंच के पास है, जो भी डिसीजन आएगा वो देखा जाएगा। What are the takeaways from the NATO summit? But takeaways from the NATO summit में जाने से पहले I want to deal NATO a little bit.
नेटो कब आया? 1949 में। नेटो के हेड कौन है भाई? जीन्स स्टॉलेनबर्ग। इनको एक्सटेंशन मिला है इसी बार 1 साल का, जीन्स स्टॉलेनबर्ग को। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 मेंबर हैं इसके। रिसेंट मेंबर कौन है इसका? फिनलैंड। अच्छा, एक कंट्री और इसका मेंबर बनना चाहता है, स्वीडन, लेकिन टर्की बनने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक इशू सुना होगा, कुरान बर्निंग। तो ये याद रखो, राइट। और नेटो का हेडक्वार्टर ये आप मुझे बताना, चलो इतना तो बताओ। ये हेड है बेसिकली, हेडक्वार्टर बताओ। नेटो का हेडक्वार्टर इतना तो बता ही सकते हो। चल, अभी नेटो का एक समिट हुआ था बेसिकली। ये समिट एग्जैक्टली हुआ विल्नियस में, तो विल्नियस समिट कहा जाता है। और एक्सटेंडिंग नेटो के मेंबरशिप के एक्सटेंडिंग की बात हो रही है। इसमें आप एक चीज और पढ़ सकते हो, दैट इज नेटो +5। आप मुझे दो चीज बताना, ठीक है, देखते हैं कितना पढ़ते हो। एक तो हेडक्वार्टर और नेटो +5 में कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। याद रखना, कुछ एशियन कंट्रीज है, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अब बताओ। विलियनस समिट हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई क्या हो सकता है आगे यूक्रेन का फ्यूचर और ये सब बातें, बस और कुछ नहीं। ये पबजी वाला एरोप्लेन है आपका, मैंने जो पूछेंगी उतारेगा नहीं। C-295 ग्लोब मास्टर, ये वडोदरा गुजरात में ये सीनियर एयरबस ऑफिशियल का ये मीटिंग्स हुआ और इनका वो ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है। C-295 ग्लोब मास्टर है क्या एग्जैक्टली? ये एवरो एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरपोर्ट को रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम में। डिजाइंड बाय एयरबस, यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है। रिलायबल है और हाईली वर्सेटाइल भी है। एयरक्राफ्ट है फ्लाइट एंड्योरेंस ऑफ 11 आवर्स का फ्लाइट एंड्योरेंस है इसका। और रियर रैम्प डोर है क्विक रिएक्शन के लिए। शॉर्ट टेक ऑफ है, लैंडिंग है, सेमी प्रिमिटेड है, सब चीज़ें। टाइप्स ऑफ मिशंस, सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, 71 ट्रूप्स एंड 50 पैराट्रूपर्स को एक साथ ले जा सकता है ये। 6000 kg ऑफ गैसोलिन फिक्स्ड इन रोटरी विंग, और ये अच्छा खासा मतलब रिफ्यूलिंग भी इसका अच्छा खासा है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग 360 डिग्री है इसका। वाटर बॉम्बर, ट्रांसफॉर्म इनटू अ पावरफुल वाटर बॉम्बर दैट कैन पुट अप द फॉरेस्ट फायर्स विद अप द 7000 लीटर्स ऑफ वाटर कैरी करके फॉरेस्ट फायर तक को भी कम कर सकता है। आर्म्ड ग्राउंड ISR क्लोज एयर सपोर्ट सिस्टम है इसका, मतलब ओवरऑल इट्स अ गुड सिस्टम। तो इस पर थोड़ा सा एक बार पढ़ना। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है, मोर देन कोर्ट एक्शन रीविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 की एक ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एंड व्हाई आर टोमेटो प्राइसेस स्टिल हाई? तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। जॉइंट पेट्रोल्स विद सो फॉर, इसका आंसर बताना। इंडियन नेवी का एक है। इन विच ईयर डिड दिल्ली होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स? बताओ भाई दिल्ली वालों। GM क्रॉप्स, BT कॉटन, इसका नहीं मिलेगा तो आपके लिए आंसर। एंड पर्टूसिस इसका आंसर है। सैटरडे संडे का न्यूज़पेपर का था ये बेसिकली। सो दीज वर द टॉपिक्स फॉर टुडे एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन, बट प्लीज उन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।